आइए अब देखते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जैसे हमें सेल विभव के बारे में जानना हो तो अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव के बारे में जानकारी होना चाहिए। यानी कि सेल विभव हमें प्राप्त करना हो तो ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव का मान दिया होना चाहिए, ठीक है। परंतु अगर हमें सेल विभव दिया हो और इसमें से ये कहा जाए कि आप ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव का मान अलग अलग बताइए, तो ये प्राप्त करना संभव नहीं है। मान लेते हैं कि हमारा ई सेल दिया है, सेल विभव का मान दिया है मान लीजिए 50 वोल्ट, इसमें से आपसे कह दें कि ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव कितना है, तो ये बताना संभव नहीं है। इसी के लिए हम लोगों ने नहीं, सॉरी, वैज्ञानिकों ने मानक इलेक्ट्रोड विभव का प्रयोग किया। मानक इलेक्ट्रोड विभव में होता क्या है कि हम एक ऐसे इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं जो अपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं करा सके। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा, उसका इलेक्ट्रोड विभव जो हो शून्य होना चाहिए। तो इसके लिए उन लोगों ने बहुत प्रयास किया और देखा कि एक हाइड्रोजन जो है H हाइड्रोजन, इसका जो है इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वह क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का दूसरा खास यह है कि ये ऑक्सीकरण अपचयन दोनों कर सकता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी करा सकता है और अपचयन अभिक्रिया भी करा सकता है। तो इसके लिए पहले आप ग्राफ समझिए कि ग्राफ द्वारा हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोड बन नहीं सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैसीय अवस्था में पाया जाता है हमारे वातावरण में। तो इसलिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एक तकनीकी का प्रयोग किया गया। इस ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। ये 298 केल्विन ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पे ऐसा किया गया, इसीलिए इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले जानेंगे ग्राफ के माध्यम से। पहले ग्राफ इसका बना लीजिए। ये मान लीजिए कि आपका ग्राफ है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, इंक थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, ठीक से बनाते हैं इसे। और पहले वीडियो में मैं बताया था ये आप लोगों से कि इलेक्ट्रोड जिसका हम लेते हैं उसी का विलयन होना चाहिए, उसी से मिलता जुलता विलयन होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने लिया था जिंक का इलेक्ट्रोड, तो जिंक सल्फेट का विलयन लिया था सॉल्यूशन। उसी तरह से यहाँ हमें लेना है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है तो हमें हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। अभी वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है ये आप लोगों को मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। फिलहाल यहाँ जानिए कि क्या है और क्या लेना है हमें। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लेते हैं तो हम यहाँ HCl का सॉल्यूशन ले लेते हैं, HCl का विलयन ले लेते हैं, ठीक है। क्या रहे हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का हमने विलयन ले लिया, ठीक। अब हमें इलेक्ट्रोड बनाना है हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है और हाइड्रोजन दोनों कार्य कर सकता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों कार्य कर सकता है। इसलिए हम दोनों जगह लगा सकते हैं। जिंक को भी रिफ्लेक्स कर सकते हैं, जिंक रॉड को भी, और कॉपर रॉड को भी रिफ्लेक्स करके
बना सकते हैं फ्लेक्ट करके, ठीक है। यानी कि उससे हम उसकी जगह पे इसको रख सकते हैं, कॉपर की जगह पे हाइड्रोजन को रख सकते हैं, जिंक की जगह पे भी हाइड्रोजन को रख सकते हैं। यानी कि जिंक की जगह पे रखेंगे तो ये हमारा क्या करेगा, ऑक्सीकरण विभव कराएगा, और कॉपर की जगह पे रखेंगे तो अपचयन विभव कराएगा। इसलिए दोनों कार्य कर सकता है, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन का ही इलेक्ट्रोड बनाते हैं। तो 298 केल्विन ताप पर, कितना, 298 केल्विन ताप और 1 एटीएम दाब, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एक वायुमंडलीय दाब पर हम क्या करते हैं कि HCl का सॉल्यूशन लेते हैं, और HCl का सॉल्यूशन लेने के बाद हम क्या करते हैं कि इसमें कांच ले लिया, ठीक, कांच ले लिया, और इस कांच में हम क्या करते हैं कि प्लेटिनम का तार ले लेते हैं, प्लेटिनम का तार, क्योंकि हाइड्रोजन तो गैसीय अवस्था में रहता है। अब ये गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रोड का कार्य करेगा नहीं, तो इसे ठोस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि HCl के विलयन में एक कांच ले लेते हैं, और कांच में क्या कहते हैं, प्लेटिनम Pt, ये है आपका प्लेटिनम Pt, ठीक है। Pt का ले लिया, और फिर हम क्या करते हैं कि इसमें यहां से H2 गैस को प्रवाहित करते हैं, ठीक है। H2 गैस को जैसे ही प्रवाहित करते हैं, इसके संपर्क में आकर के यह क्या होता है, इस पे चिपक जाता है, सॉलिड अवस्था में आने लगता है। और सॉलिड अवस्था में जैसे आ जाता है तो अब इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए सक्षम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे इसके संपर्क में आता है, तब ये अगर हम इसको Zn जिंक की जगह रखेंगे तो जिंक की जगह पर यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अब कॉपर की जगह पे रखेंगे, Cu की जगह पे, तो यह अपचयन अभिक्रिया करेगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अब यहाँ तो हाइड्रोजन सॉलिड अवस्था में आ जाएगा, और सॉलिड अवस्था में जब आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने लगेगा, अर्थात ये साइड वर्क में ही लिख देना चाहिए था, मैंने यहीं पे लिख दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के रूप में आया, यहाँ संपर्क में आते ही प्लेटिनम के ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया। अब क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन दान भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। मैंने बता दिया यहाँ पे कि Zn की जगह अगर हम ऑक्सीकरण, Zn की जगह पर इसे रखेंगे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया करेगा, कॉपर की जगह पर रखेंगे तो यह अपचयन अभिक्रिया करेगा। तो हम Zn की जगह पे अगर रख रहे हैं तो Zn के लिए Zn की जगह पे, Zn के स्थान पे रखेंगे तो Zn के स्थान पर ये क्या करेगा, आया। अब ये H2 भाई साहब हो गए सॉलिड रूप में है, अब ये क्या करेंगे कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। कॉपर की जगह पे लेते हैं, कॉपर के स्थान पर अगर हम ले रहे हैं इसे, तो ये क्या करेगा, इधर H2 भाई साहब जो हैं 2H प्लस में 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को यही ग्रहण करके H2 बना लेगा, सॉलिड नहीं सॉलिड गैस बनाएगा और बुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया कर रहा है। इसी को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाता है, अर्थात हम एक ऐसे इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं जहां से हमें आसानी से किसी सेल के अपचयन विभव या ऑक्सीकरण विभव का मान आसानी से पता चल सके। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक HCl का सॉल्यूशन लेते हैं, HCl के सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कि कांच को डाल देते हैं, और कांच में आपका प्लेटिनम की रॉड को डाल देते हैं और हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं। प्लेटिनम के संपर्क में जैसे ही हाइड्रोजन गैस आता है तो सॉलिड अवस्था में आ जाता है, सॉलिड अवस्था में आने के बाद वहीं चिपक जाता है। इसके बाद अपना इलेक्ट्रॉन दान करने लगता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने लगता है। यदि इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं यानी कि जिंक के स्थान पे हम इसको लगाए हैं तो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड विभव में, इलेक्ट्रोड विलयन में इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। और कॉपर के स्थान पे हम अगर इसको रख रहे हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि HCl में H+ पहले से उपस्थित होगा,
जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा H प्लस उसे ग्रहण करके H2 गैस बना लेगा, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया कराएगा। तो यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं तो हाइड्रोजन के स्थान पे क्या कहते हैं, जिंक के स्थान पे अगर ले रहे हैं तो ऑक्सीकरण कॉपर के स्थान पे लेंगे तो अपचयन होगा। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि जिसके स्थान पर ले रहे हैं उस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होगा। और यहाँ से हम पता कर सकते हैं आसानी से कि किसी सेल विभव का मान दिया हो तो ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव का मान पूछा हो तो हम आसानी से यहाँ से बता सकते हैं। यही है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, सॉरी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। धन्यवाद। अगला टॉपिक है आपका नैनसर्ट समीकरण, जो कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। नैनसर्ट, गलती लिख दिया हूँ भाई साहब, एक सेकेंड रुक जाओ। गलती लिख दिया था। नैनसर्ट समीकरण, ठीक। नैनसर्ट समीकरण क्या होता है जानिए, लेकिन इससे पहले आपको 11वीं की कक्षाओं में जाना पड़ेगा। ऊष्मागतिकी से कुछ रिलेटेड है जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो फिर नैनसर्ट समीकरण को प्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आइए जानते हैं वो क्या है, नैनसर्ट समीकरण कैसे सिद्ध होता है। इसमें क्वेश्चन भी देता है आपको, बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं नैनसर्ट समीकरण से, प्रत्येक साल देता है। इसे ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 3 चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। पहला यह है कि डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q, इसे समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि डेल्टा जी क्या है, ये आपको ऊष्मागतिकी 11th से लिया गया है। डेल्टा जी का मतलब होता है गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा। डेल्टा जी नॉट मानक गिब्स ऊर्जा। आर जो होता है आपका नियतांक होता है, इसका मान होता है 0.083 या 2.1 भी कह सकते हो, एटीएम लीटर प्रति केल्विन मोल, ठीक है। टी तापमान होता है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन आपको ये याद करना पड़ेगा कि गिब्स ऊर्जा जो होता है डेल्टा जी बराबर होता है माइनस का ई सेल, सॉरी माइनस का NF ई सेल, समीकरण नंबर 2। तीसरा जो आपको याद करना पड़ेगा डेल्टा जी नॉट बराबर, तुम्हें गड़बड़ हो गई भाई साहब, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का ENF ई नॉट सेल। अब यहाँ क्या है कि n स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। F जो होता है फैराड होता है, इसका मान जो होता है 96500 ई सेल अभी इससे पहले पढ़े हो सेल विभव, ई नॉट सेल मानक सेल विभव, मानक सेल विभव का मतलब 298 किलो और 1 वायुमंडलीय दाब पे जो सेल विभव होगा उसे हम कहेंगे मानक सेल विभव। चलिए अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। यहां से समीकरण 2 व 3 का मान
समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो डेल्टा जी की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का एन एफ ई शेल। डेल्टा जी नॉट की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का एन एफ ई नॉट शेल रखिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ई सेल माइनस का एन एफ ई सेल बराबर माइनस का एन एफ ई नॉट शेल प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, अब दोनों पक्षों में क्या करते हैं कि माइनस एन एफ से भाग कर देते हैं। दोनों पक्षों में माइनस एन एफ से भाग देने पर, अब मैं कहाँ करूं, यहाँ पे कर दूं। चलिए, माइनस का एन एफ ई सेल बटा में माइनस का एन एफ, यहाँ पे माइनस का एन एफ ई नॉट सेल बटा में माइनस का एन एफ प्लस आर टी एल एन क्यू बटा में माइनस का एन एफ। एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आर टी एल एन क्यू बटा में एन एफ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि आर टी और एफ का मान रख देते हैं। ठीक है, एल एन को पहले लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर का मान 0.083, टी का मान 298 स्टैंडर्ड तापमान होता है। एल एन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग क्यू। एल एन को जब भी लॉग में कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें 2.303 से गुणा कर दिया जाता है। नीचे है फैरेड का मान, मैंने नीचे लिखा था ना आपसे, एन का मान हमेशा बदलता रहेगा, इसलिए हम एन का मान फिक्स रखते हैं, इसमें फिक्स नहीं रखते हैं। ठीक है, और एफ का मान हो जाएगा 96500। अगर हम इसको गुणा कर रहे हैं, अब भागा करेंगे, टोटल हल करने के बाद आपका ई सेल बराबर आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 बटा में एन लॉग क्यू। ये है आपका 69 समीकरण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आइए इस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। अगर पूरा न्यूमेरिकल चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, मैं इसका पूरा न्यूमेरिकल आपको लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, पहले समझ लीजिए कि क्या होता है। देखिए, आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक सेल के ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल का परिकलन करने के लिए बोल रहा है, जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है, दिया है, ये अभिक्रिया है आपका। और ई नॉट का मान, यानी कि ई नॉट का मतलब होता है आपने मानक सेल विभव का मान दिया है, 1.05 वोल्ट दिया है। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल करना है। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम न्यूमेरिकल ऐसा करेंगे तो ऐसा इक्वेशन आपको दिया रहेगा, ये वाला इक्वेशन आपको जरूर मिलेगा। भले ये मान न दे लेकिन इक्वेशन जरूर देगा। 69 समीकरण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान से देखिए। आपसे पूछा है सेल का ईएमएफ आपको ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, यानी कि ई सेल आपको पता करना है। ई नॉट सेल का मान दिया है, कितना है, 1.05 वोल्ट। ठीक है, अभी पहले ध्यान देना कि क्यू का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। क्यू का मान हम क्या करते हैं कि जो हम लोग फार्मूला में यूज किया है, चलो पहले बाद में बता रहे हैं, पहले ध्यान से देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितने बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि एन बराबर हमें पता करना पड़ेगा। निकिल से निकिल 2+ जा रहा है, देखो यहाँ पे 2+ लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है ना। एन बराबर क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से भी देख सकते हो एजी प्लस से क्या हो रहा है, एजी हो रहा है, लेकिन इसके आगे 2 लगा है, 2 लगा है। इसका मतलब यह है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एजी बनाया है। ठीक है, यहाँ 2 एजी बैलेंस कर देते हैं। ठीक है,
तो n बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम लोगों ने फार्मूला में पढ़ा है कि नैनसर्ट समीकरण से ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 बटा में n लॉग क्यू। चलो n तो पता चल गया, ई नॉट का मान दिया, ये आपका है, ये है। क्यू पता करना है, क्यू क्या होता है, तो क्यू इस इक्वेशन से ही निकाला जाता है। इस इक्वेशन में जहां सॉलिड लिखा है, देखो ये सॉलिड है, ये भी भाई साहब क्या है, सॉलिड ही है। तो सॉलिड हम यूज नहीं करते हैं, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि क्यू बराबर जब भी हम मान निकालेंगे तो दाहिने तरफ वाला एरो के इधर वाला ऊपर रहता है, यानी कि 0.150, ठीक है, बटा में बाएं साइड वाला, क्योंकि सॉलिड तो लेंगे नहीं, अब बाएं साइड में आ जाइए, एजी प्लस का मान जो दिया है यहाँ पे 0.002, लेकिन ध्यान दीजिए इसके आगे 2 लगा है, ये 2 का मतलब रस समीकरण मितीय गुणांक होता है जो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब Q का जो मान हो जाएगा 0.15 बटा में हो जाएगा 0.00 और इसका 2 का स्क्वायर, ये हो गया। क्यू की जगह पे हम रख सकते हैं। अब ये टोटल मान आप क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, ठीक है। तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल का मान 1.05 माइनस का 0.0591 अब बटा में एन की जगह पे क्या रखा है 2, क्योंकि ए निकी से निकी 2 प्लस, यहीं पे आप ध्यान दे सकते हैं। देखिए कि याद रखिएगा, इसके ऊपर आवेश किसी एक का लेना है, या तो आक्षेपण का लीजिए, नहीं तो अपचयन का लीजिए। जो आवेश है आपको दिखेगा सीधा कितना है, वही एन का मान होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो जितना दान किया है या ग्रहण किया है किसी एक को ले सकते हैं। तो यहाँ एन बराबर क्या हो जाएगा 2 लॉग क्यू का मान देखिए, यहाँ दाहिने तरफ वाला ऊपर रखेंगे हमेशा 0.150, बाएं तरफ वाला हमेशा नीचे रखेंगे 0.002। ध्यान में रखिए यहाँ पे 2 है, इसलिए ये रस समीकरण मितीय गुणांक में बदल जाएगा, गुणांक कह रहा हूँ, स्क्वायर में चला जाएगा इसके घातांक में, ये घातांक हो गया यानी कि 2 हो गया, ठीक है। अब आप इसको हल कर सकते हैं आसानी से। ई सेल बराबर माइनस नहीं सॉरी 1.05 माइनस, इसको भाग दीजिए 0.02 और इसके बाद कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 5 10, इतना ही ले लीजिए, हटाइए आगे, लॉग 0.15 बटा में इसका गुणा कीजिए, थोड़ा तो गुणा कीजिए, गुणा कीजिए, गुणा, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.00004, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.0295 लॉग 0.15 बटा में हो जाएगा 0 दशमलव को हटाइए, इस दशमलव को यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको कैसे लिख सकते हैं, इस दशमलव को वहाँ लाइए तो ये दशमलव यहाँ आएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दशमलव को 2 स्थान लेके जाइए, 15.0 हो जाएगा, ये हो जाएगा दशमलव यहाँ पे, यानी कि 0.0004 हो जाएगा, ठीक है। तो ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.0295 लॉग 15 बटा में ये हो जाएगा 4 गुणे 10 के घात माइनस 4, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ई सेल बराबर हो जाएगा 1.05 माइनस 0.0295 लॉग, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15, ये 10 के घात माइनस 4 ऊपर जाके 10 के घात 4 हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 बटा में 4, इसको भाग कर दो, भाग करो कितना आ रहा है,
यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.0295 लॉग 37,500। इसका मान देखो, मान दिया रहेगा, ध्यान में परेशान मत होइएगा। ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.0295 गुणे इसका मान होगा 4.54 लॉग में। एक और चीज कि आप लॉग से परेशान मत होइएगा, क्योंकि ऐसा अगर सवाल देगा तो आपको लॉग का मान उसने दिया रहेगा, केवल आपको कैलकुलेशन करना है बस, ठीक है। अगर नहीं भी देता है तो जहां तक यहाँ तक आप लिख के लेके आए थे ना, यहाँ तक यहीं पे छोड़ दीजिएगा। कम से कम आधा नंबर अधिक से अधिक कट सकता है, इससे ज्यादा नंबर नहीं कटेगा। हो सकता है कि पूरा नंबर में मिल जाए, मिल जाता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको लॉग का मान नहीं दिया है या नहीं आ रहा है तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपको लॉग का मान दिया है तो केवल कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब इसका गुणा कर दीजिए, 4.54 गुणे 0.0295 0295 ई सेल बराबर 1.05 माइनस ये हो जाएगा 0.133 या 4 ही कर दीजिए, इसको आगे संख्या हटा दीजिए और इसका माइनस कर दीजिए। ई सेल बराबर हो जाएगा, इसको घटा दीजिए, 0.917 दिया। जीरो 0.916 वोल्ट। ये रहा आपका आंसर, मिला लीजिए।